जय हिंद। वाटर पॉल्यूशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल पॉल्यूशन के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, थर्मल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो किसी नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, या फिर समझने के लिए और इजी लैंग्वेज में कहें तो किसी नेचुरल वाटर बॉडी में ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से टेम्परेचर में अगर इंक्रीज या फिर फॉल देखने को मिलता है तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको थर्मल पॉल्यूशन बुलाया जाता है। द राइज और फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन इन्फ्लुएंस इज नोन एज थर्मल पॉल्यूशन। ये जो थर्मल पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसके पीछे कॉजेस क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक तो लंबी चौड़ी फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं, लंबे चौड़े पावर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये जो पावर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर मशीन्स को कूल ऑफ करने के लिए वाटर को कूलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो पावर प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो हॉट वाटर जनरेट होता है, उस हॉट वाटर को वाटर बॉडीज़ के अंदर डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है। और खुद ही सोच के देखो, हॉट वाटर को अगर वाटर बॉडी के अंदर डायरेक्टली रिलीज किया जाएगा तो वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज होगा। तो अगर हॉट वाटर को डायरेक्टली वाटर बॉडी में डंप किया जाता है तो थर्मल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। उल्टा भी हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोल्ड वाटर को यूज़ किया जा रहा है और अगर इस कोल्ड वाटर को वाटर बॉडी के अंदर डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाएगा तो वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगा। तो चाहे हॉट वाटर रिलीज किया जाए, चाहे कोल्ड वाटर रिलीज किया जाए, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? थर्मल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन थर्मल पॉल्यूशन के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? इमेजिन करो कि ये कोई वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी के इर्द गिर्द खूब सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। अगर इस वाटर बॉडी के इर्द गिर्द खूब सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये जो पेड़ हैं, ये इस वाटर बॉडी को शेड प्रोवाइड करेंगे। ये जो पेड़ हैं, ये इस वाटर बॉडी को छांव प्रोवाइड करेंगे। ये जो पेड़ हैं, ये इस वाटर बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। अब इमेजिन करो कि ये जितने भी पेड़ हैं, इनको काट दिया गया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया। अगर ये पेड़ काट दिए जाएंगे तो कल तक जो छांव, कल तक जो कूलिंग इफेक्ट इस वाटर बॉडी को मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। अब सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इस वाटर बॉडी तक पहुंचेगी, ज़्यादा हीट जो है वो डायरेक्टली इस वाटर बॉडी तक पहुंचेगी और इसकी वजह से अल्टीमेटली थर्मल पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तीसरा, इन जनरल ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और इसकी वजह से भी थर्मल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और लास्ट, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किस तरीके से थर्मल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इमेजिन करो कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खूब सारा सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा सेडिमेंट्स जो हैं वो बह के वाटर बॉडी में जाएंगे, पानी में जाएंगे। ज़्यादा सेडिमेंट्स अगर वाटर बॉडी में जाएंगे तो डिपोजिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो वाटर बॉडी है वो शैलो हो जाएगी। शैलो हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि पानी का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। अगर पानी का अमाउंट कम होगा तो वो जो पानी है वो जल्दी गर्म होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, जल्दी गर्म हो जाएगा, ज़्यादा हीट रिसीव करेगा और इसकी वजह से भी वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। इसकी वजह से भी थर्मल पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, उसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से अगर टेम्परेचर में इंक्रीज या फिर फॉल देखने को मिल रहा है तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको थर्मल पॉल्यूशन बुलाया जाता है। और थर्मल पॉल्यूशन के पीछे कॉजेस कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हॉट वाटर हो या फिर कोल्ड वाटर हो, अगर उसको डायरेक्टली वाटर बॉडी में रिलीज किया जा रहा है तो वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये एक कॉज है थर्मल पॉल्यूशन का। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी थर्मल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तीसरा, इन जनरल ये जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं इनमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और चौथा, सॉइल इरोजन। इजी और सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, थर्मल पॉल्यूशन क्या है?
राइज और फॉल इन टेम्परेचर ऑफ नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अगर टेम्परेचर में राइज हो रहा है विच मीन्स वार्म वाटर देखने को मिलेगा। अगर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर वार्म वाटर देखने को मिल रहा है, तो उसके इकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे। एक तो पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है कि पानी जितना ज्यादा गर्म होता है, जितना ज्यादा वार्म होता है, उतना कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो होल्ड कर पाता है। जितना ज्यादा वार्म वाटर होगा उतना लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। और आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान होगा या फायदा होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान होगा। अच्छा, ये जो वार्म वाटर होता है ये लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को होल्ड कर पाता है, तो इवेंचुअली जो रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उसमें भी डिक्रीज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज देखने को मिलेगा, बिकॉज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी है। और अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी है तो रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। पानी जितना ज्यादा गर्म होगा, वार्म वाटर में देखने को मिलता है कि जो ग्रीन एल्गी होता है उसको रिप्लेस कर देता है लेस डिजायरेबल ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये लेस डिजायरेबल क्यों होता है? बिकॉज ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स देखने को मिलते हैं। तो एक इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि जितना ज्यादा पानी वार्म होता है वो पानी उतनी कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को होल्ड कर पाता है। दूसरा, जब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मेटाबॉलिक रेट होती है एक्वेटिक एनिमल्स की उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। और अगर मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीज देखने को मिलेगा इसका मतलब क्या है कि फूड कंजम्पशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा और इसकी वजह से इवेंचुअली फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगी। अगर मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीज देखने को मिलेगा तो जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो फास्टर रेट पे होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, फास्टर रेट पे होगा। इसके अलावा जब एनवायरनमेंट में चेंज आता है, जब वाटर बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है तो एनिमल्स का भी माइग्रेशन देखने को मिलता है, एक्वेटिक लाइफ का भी माइग्रेशन देखने को मिलता है। होगा क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि उस टेम्परेचर चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो दूर जाने की कोशिश करेंगे या फिर वो खत्म हो जाएंगे। और ऐसे फिशेज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वार्म वाटर्स में सर्वाइव कर सकते हैं उनका इन माइग्रेशन देखने को मिलेगा। सपोज करो ये कोई वाटर बॉडी है और इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, पानी जो है वो वार्म हो गया है। होगा क्या? जो ऑर्गेनिजम्स इस वार्म वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करेंगे और ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। जो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं वो दूर जाने की कोशिश करेंगे या इसी में खत्म हो जाएंगे। अब ये जो वाटर बॉडी है इसमें सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे एंड दिस विल लीड टू कंपटीशन फॉर फ्यूअर रिसोर्सेज। और कंपटीशन हमें समझ में आता है कि कभी भी फायदे की चीज नहीं होती है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में। फिर इसके अलावा अगर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी इस वार्म वाटर का इफेक्ट देखने को मिलता है। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उनकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो प्लांट ग्रोथ है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, एक बार के लिए इंक्रीज देखने को मिलेगा और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। फिर इवेंचुअली एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एल्गल ब्लूम देखने को मिलेगा और फिर इवेंचुअली एल्गल ब्लूम के बाद यूट्रोफिकेशन देखने को मिलेगा और यूट्रोफिकेशन की वजह से इवेंचुअली ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो वार्म वाटर है, ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना है, इसके सिग्निफिकेंट नेगेटिव इकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर पानी का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, तो क्या इकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? जब पानी का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है तो इन जनरल जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे फिशेज होती हैं, स्पेशली जो एग्स होते हैं, जो लार्वा होता है, जो मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो रिवर की प्रोडक्टिविटी होती है वो अफेक्ट होती है, उसमें दिक्कत आती है, उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। होपफुली ये जो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं ये आपको समझ में आएंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है।
थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं होपफुली आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो अब देखो और इन चीज़ों को एक बार में रजिस्टर करो। अच्छा, ये जो थर्मल पॉल्यूशन है इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है? देखो, एक तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई थर्मल पॉल्यूशन में हो क्या रहा है, ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो पावर प्लांट्स हैं, इनमें से हॉट वाटर जो है उसको सीधे सीधे वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है? ये जो हॉट वाटर है इसको सीधे सीधे वाटर बॉडी में रिलीज मत करो, पहले इसको कूलिंग टावर्स के थ्रू या कूलिंग पॉन्ड्स के थ्रू पास करो, और पास करने के बाद जब ये पानी एडिक्वेटली ठंडा हो जाए तब इसको वाटर बॉडी में जाके मिलाओ। एक तरीका, सबसे बढ़िया तरीका और सबसे इजी तरीका। दूसरा, ये जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं इनमें मॉडर्न और एफिशिएंट मशीनरी को यूज करो, ऐसी मशीनरी को यूज करो जो कि लेस वेस्ट वाटर जनरेट करती हो, ऐसी मशीनरी को यूज करो जिसमें वाटर को एज अ कूलेंट यूज करने की कम जरूरत पड़ती हो। फिर तीसरा, अभी हमने बात करी डिफॉरेस्टेशन समस्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एफॉरेस्टेशन। शोर लाइन के ऊपर और ज्यादा पेड़ लगाओ, शोर लाइन पे जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काटो मत। और एक टर्म आपको सुनने को मिलता होगा, कोजनरेशन। ये कोजनरेशन क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में खूब एक्सेस हीट एनर्जी जनरेट होती है। ये जो एक्सेस हीट एनर्जी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, इसको किसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। इसको किसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करो ताकि ये जो हीट एनर्जी है ये वेस्ट भी ना हो, इसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन भी ना हो और इसका यूटिलाइजेशन भी हो जाए। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? कोजनरेशन बुलाया जाता है। कोजनरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच excess heat energy from generating electricity can be used in another manufacturing process। और अगर इन चीज़ों को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो ये जो थर्मल पॉल्यूशन है इसको सिग्निफिकेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। बेहद इजी टॉपिक है, होपफुली ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। थर्मल पॉल्यूशन की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। और नॉइज पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, लोगों के द्वारा, मशीन्स के द्वारा जब कोई अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट होती है, जब कोई अनप्लेजेंट नॉइज क्रिएट होती है तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको नॉइज पॉल्यूशन बुलाया जाता है। ये जो नॉइज पॉल्यूशन है इसकी वजह से इरिटेशन देखने को मिलता है, अनोयंस देखने को मिलता है, डिस्टर्बिंग होती है, ये इंट्रूसिव होती है, ये कभी कभार पेनफुल भी होती है। नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं? रोड ट्रैफिक। अगर किसी का घर मेन रोड पे है तो उसको पता होगा कि ये जो रोड ट्रैफिक है ये कितना परेशान करता है। जेट प्लेन्स, अगर किसी का घर किसी एयरपोर्ट के आसपास है तो उसे पता चलता होगा कि जेट प्लेन्स जो हैं वो दिन भर परेशान करते हैं। गार्बेज ट्रक्स वगैरह हैं, अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन ट्रक्स वगैरह हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सिस्टम डीजेस वगैरह हैं। इन सब की वजह से नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलता है। हालांकि सुनने में ऐसा लगता है कि ये भी कोई पॉल्यूशन होता है क्या, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, लेकिन जिन लोगों को इससे समस्या होती है उनसे जाके पूछो कि बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो समझ पाता हूँ इसको, बिकॉज मैं जब इनिशियली लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करता था जहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ होता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो नॉइज़ पॉल्यूशन अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट समस्या है। अच्छा, ये जो साउंड है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स। डेसिबल्स में मेजर किया जाता है साउंड को। अगर किसी इंसान को एक लंबे टाइम पीरियड तक मोर देन 75 डेसिबल्स जितना साउंड लेवल, नॉइज लेवल सुनना पड़े तो उसकी जो हियरिंग है उसको डैमेज हो सकती है। एक लंबे टाइम पीरियड तक अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहां पे नॉइज लेवल्स जो हैं
वो मोर देन 75 डेसिबल्स हैं तो आपका जो हियरिंग है उसको डैमेज हो सकता है। WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि जो इंडोर साउंड लेवल है वो लेस देन 30 डेसिबल्स होना चाहिए। WHO क्या कहता है कि जो इंडोर साउंड लेवल है वो लेस देन 30 डेसिबल्स होना चाहिए। अच्छा, हमारी सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं ये जो नॉइज पॉल्यूशन है इसको मॉनिटर करने के लिए। एम्बिएंट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग के लिए सरकार 2000 में नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स लेकर आई। नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स कब लाए गए? 2000 में लाए गए। और ये जो 2000 के रूल्स हैं इनमें बताया गया कि डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट जोन्स में कितना डेसिबल्स तक साउंड अलाउड है, डे टाइम में कितना अलाउड है और नाइट टाइम में कितना अलाउड है। डे टाइम मतलब 6 AM से लेके 10 PM तक और नाइट टाइम मतलब 10 PM से लेके 6 AM तक। इंडस्ट्रियल जोन की अगर बात करें तो डे टाइम में 75 डेसिबल्स तक साउंड अलाउड है और नाइट टाइम में 70 डेसिबल्स तक साउंड अलाउड है। कमर्शियल जोन की अगर बात करें तो डे टाइम में 65 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 55 डेसिबल्स। रेजिडेंशियल जोन की अगर बात करें तो डे टाइम में 55 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 45 डेसिबल्स। और एक साइलेंस जोन भी होता है। ये जो साइलेंस जोन होता है इसमें डे टाइम में 50 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 40 डेसिबल्स तक साउंड अलाउड है। देखो, इंडस्ट्रियल जोन में कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉइज होती है तो आप देख सकते हो कि डे टाइम में 75 डेसिबल्स तक अलाउ किया गया है और नाइट टाइम में 70 डेसिबल्स तक अलाउड किया गया है। कमर्शियल जोन में इंडस्ट्रियल जोन के कंपैरिजन में कम साउंड होती है तो आप देख सकते हो डे टाइम में 65 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 55 डेसिबल्स तक साउंड अलाउड है। रेजिडेंशियल जोन की अगर बात करें जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे डे टाइम में 55 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 45 डेसिबल्स तक साउंड अलाउड है। और साइलेंस जोन ऐसे जोन्स जहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करती है कि यहाँ पे नॉइज नहीं की जा सकती है, वहाँ पे डे टाइम में 50 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 40 डेसिबल्स तक साउंड अलाउड है। मार्च 2011 में सरकार ने रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क को भी लॉन्च किया। रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क को सरकार ने मार्च 2011 में लॉन्च किया। इसका जो फेज 1 लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 7 मेट्रोज में। और ये जो 7 मेट्रोज हैं इनके अंदर हर एक के अंदर 5 रिमोट नॉइज मॉनिटरिंग टर्मिनल्स को स्टैब्लिश किया गया था। 7 मेट्रोज कौन कौन से? दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और लखनऊ। फेज 2 के अंदर, फेज 2 के अंदर 35 मॉनिटरिंग स्टेशंस और लगाए गए थे इन्हीं 7 सिटीज के अंदर। और जो फेज 3 है उसमें और बहुत सारी सिटीज को ऐड किया गया था, जैसे कानपुर को, जयपुर को, नागपुर को, पुणे को, अमृतसर को और बहुत सारी सिटीज को इसके तहत ऐड किया गया था। आपको तो बेसिक तौर पे याद रखना है। एक तो याद रख लेना कि 2000 के नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि इन 4 जोन्स में कितना कितना नॉइज लेवल अलाउड है डे टाइम में और नाइट टाइम में। और 2011 में सरकार ने रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क को भी लॉन्च किया था। इजी तौर पे याद रखना, बहुत ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, साइलेंस जोन की अभी हम बात कर रहे थे। साइलेंस जोन की कहानी क्या है? दिन में 50 डेसिबल्स तक और रात में 40 डेसिबल्स तक साउंड या फिर ये कहें कि नॉइज अलाउड है। ये जो साइलेंस जोन्स होते हैं इनको कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करती है। होता क्या है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोर्ट्स हैं या ऐसे एरियाज जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किए हैं, उनके विदिन 100 मीटर्स तक, जैसे मान लेते हैं ये कोर्ट है, इसके विदिन 100 मीटर तक जो नॉइज लेवल है वो दिन में 50 dB और रात में 40 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे जोन्स को क्या बुलाया जाता है? साइलेंस जोन्स बुलाया जाता है। अच्छा, नॉइज का इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है? अनोयंस होता है, इरिटेशन देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर लोगों का इंक्रीज हो जाता है, पल्स रेट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, हार्ट बीट रेट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, लॉस ऑफ हियरिंग, ये तो सबसे आम इम्पैक्ट होता है। लॉस ऑफ हियरिंग या हियरिंग में दिक्कत, वो प्रॉब्लम होती है। कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत आती है और अगर कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत आएगी तो ह्यूमन परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी।
खुद ही सोच सकते हो आप, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। जब अगर कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हो और बगल में डीजे चल जाए तो पढ़ाई तो नहीं होती है, बाकी कुछ भी हो जाए तो कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत आती है, ह्यूमन परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है, नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। जैसे ईयर्स में पेन देखने को मिलता है, ईयर्स में वाइब्रेशन या फिर रिंगिंग देखने को मिलती है, थकान होती है, स्लीपलेसनेस देखने को मिलती है। और कभी कभार आपने देखा होगा, आजकल तो रील्स वगैरह पे आता है, बहुत ज़्यादा अगर तेज साउंड हो म्यूज़िक की, डीजे की या किसी भी चीज़ की, तो जो मटेरियल है उसको भी डैमेज होती है। घरों में जो सामान रखा होता है वो गिरने लग जाता है, कभी कभी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग होती है वो कोलैप्स हो जाती है। ये जो इम्पैक्ट्स हैं, ये इम्पैक्ट्स ऐसे हैं कि आपको ऑलरेडी पता है। कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं? एक तो घरों में जो नॉइज़ लेवल है उसको रिड्यूस करो, फालतू में म्यूज़िक इतना लाउड क्यों बजाना, या फालतू में कोई ऐसी मशीन जो कि कम नॉइज़ में ऑपरेट हो सकती है उसको क्यों चलाना। तो अपने घरों में अपने लेवल पे आप जो भी काम कर सकते हो नॉइज़ लेवल को रिड्यूस करने के लिए वो करना चाहिए। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऑटोमोबाइल, अब तो मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स आ गए, उनमें वैसे ही साउंड बहुत कम होती है, लेकिन हाँ जो पुराने ऑटोमोबाइल्स हैं उनके मेंटेनेंस पर भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपको पता हो तो एक पहले बाइक आया करती थी राजदूत, या पुरानी जो बुलेट आती थी वो बहुत तेज आवाज़ करती थी, लेकिन हाँ अब बेटर ऑटोमोबाइल्स आने लगे हैं, उतना साउंड क्रिएट नहीं करते हैं। जो पुराने ऑटोमोबाइल्स हैं उनके मेंटेनेंस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाउड स्पीकर्स का जो यूज़ है उसको प्रोहिबिट करने की ज़रूरत है। ये जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करो, और जितना लाउड उसको रखने की ज़रूरत है उतना ही उसको लाउड रखो। बहुत ज़्यादा लाउड रखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन्स जो कि यूज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो कि यूज़ होती हैं वेरियस जगहों पे, उनके भी मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ये कोई ऐसा है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे खूब सारी नॉइज़ होती है, ये कोई रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, बीच में आप एक ग्रीन बेल्ट को डेवलप कर दो, बीच में खूब सारे पेड़ लगा दो, खूब सारे डेंस पेड़ लगा दो। ये जो ग्रीन बेल्ट है ये बैरियर का काम करेगी, बीच में बैरियर्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी इस रेजिडेंशियल एरिया में और इस इंडस्ट्रियल एरिया में, इनका डिज़ाइन बेटर करो ताकि कम से कम साउंड जो है वो दूसरी जगह तक जा पाए। फिर जो लोग इसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, या जो लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे नॉइज़ होती है, वहाँ पे एक्सपोजर टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हो। भाई ऐसा कर सकते हो कि जॉब जो है वो आपकी, वहाँ पे आप शिफ्ट में काम करो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके काम करो, फिर आप हियरिंग प्रोटेक्शन वगैरह को यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ों से ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है इससे बचा जा सकता है। इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो ये दोनों ही इजी टॉपिक्स हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सब पता है, लेकिन क्योंकि हम एक तरफ से पूरे एनवायरनमेंट को कवर कर रहे हैं तो सारी चीज़ों के बारे में एक बार पढ़ रहे हैं, उन पर नज़र डाल रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।